चलिए, तो लोकतंत्र का महापर्व महाउत्सव के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही है और लोकतंत्र के महापर्व को एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए अवधेश मिश्रा जी, रेजिडेंट एडिटर, राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनमें रवि वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस राजधानी भोपाल से हमारे साथ हैं। इसके साथ ही योगेश गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही सत्य प्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही तौकीर रजा, प्रवक्ता है बीजेपी का, राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व महाउत्सव के साथ मनाया जा रहा है। महाउत्साह हर क्षेत्र में, हर जिले में देखा जा रहा है और जिस तरह से दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन का दावा है। उसका कहना है कि लगातार जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी अपने दावे हैं। जीत का आंकड़ा इस बार इतना बड़ा होगा कि वो सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, यानी कि दोनों ही दल आश्वस्त हैं कि बेहतर प्रदर्शन इस बार होगा। पहले अवधेश जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, लोकतंत्र का महापर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन क्या किसके दावे कितने ज्यादा सच्चे और जमीनी स्तर पर जो है सही साबित होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल ईशा, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पे जिस तरह से मतदाताओं का उत्साह आज सवेरे से देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में इतिहास गढ़ने के लिए काफी है कि चढ़ते सूरज के साथ भीषण गर्मी में भी मतदाताओं का जो उत्साह है वो चरम पे है। और सबसे पहले बीएसटीवी की अपील की, अगर आप अभी तक अपने घरों से नहीं निकले तो आज सबसे पहले मतदान कीजिए। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। पहले मतदान, उसके बाद दूजा काम। बात अगर सियासत दलों की कर ली जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने जोर लगाया छत्तीसगढ़ में, मैं खास करके छत्तीसगढ़ के इन 3 सीटों का जिक्र करूंगा। महासमुंद का जिक्र करना लाजमी होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट पे आते हैं और वहां पे बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने ही महासमुंद से अपने भरोसेमंद चेहरे ताम्रध्वज साहू को, जो पिछली सरकार में गृह मंत्री थे, उन्हें मैदान में उतारा है। दोनों ही दलों के वादे, दावे और वादे अपने अपने जगह हैं। दोनों ही दलों का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी या कांग्रेस ने कैंपेनिंग की है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ये आशीर्वाद वोट के रूप में परिवर्तित होगा और जब 4 जून को मतगणना होगा तो दोनों ही दल अपने अपने जीत के जो है वो दावे कर रही है। लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है, कल रात ही हमने तमाम मतदाताओं की जो चर्चा है उनसे हमने की, हमारे संवाददाताओं से चर्चा की। उनका यही कहना है कि मतदाता खामोश है और लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता का खामोश होना मतलब एक ऐसे परिणाम की ओर आगे बढ़ना जिसकी कल्पना या जिसकी अपेक्षा शायद दलों को ना हो। इसलिए कहा जा रहा है कि मतदाता खामोश है। मतदाता के मन में क्या है ये फिलहाल पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उत्साह जो है वो निश्चित तौर पे है, वो अपने चरम पे पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी अवधेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि दोनों ही दलों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार अनेक दावे किए जा रहे हैं कि दोनों ही प्रदेश, बात की जाए मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की, दोनों ही प्रदेशों में सभी सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो 29 में से 28 सीटें पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है, यानी कि कड़ा मुकाबला छत्तीसगढ़ में माना जा सकता है। क्या माना जाए कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? ओवर टू यू। पे आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज, इसलिए क्योंकि 5 सालों बाद बीजेपी सत्ता में तो लौट आई, लेकिन लोकसभा के रण में उन्हें साबित करना है। 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार, उसके बाद 4 महीने से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। तो ऐसे में बीजेपी के समक्ष निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती है जीत को लेके, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा में 54 सीटों के साथ सरकार में वापसी की और लोकसभा में 9 सांसद उनके मौजूद हैं मौजूदा समय में, लेकिन बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा 11 की 11 सीटें जीतने का, वो एक बड़ी चुनौती की तरह दिखाई पड़ रहा है। तैयारियां उसी स्तर पे की जा रही है। पीएम मोदी हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों ने राजधानी रायपुर में कैंप किया और इन 2 बड़े नेताओं का कैंप करना मतलब बीजेपी की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस तरह से हमारे सहयोगी ईशा कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, क्या चुनौती मानते हैं और खास करके इन 3 सीटों में क्या कुछ आपका समीकरण बता रहा है?
देखिए, ऐसा है कि हमको कोई किसी प्रकार की यहाँ अब चुनौती नहीं मिल रही। 2019 के चुनाव में हमने दिखा दिया था कि सरकार कांग्रेस की रहने के बावजूद भी हम जीत के दिखाए थे 11 में से 9 सीट, और इस बार हमारी सरकार भी है और डबल इंजन की सरकार है, और माननीय मोदी जी की गारंटी में हमने जो वादे किए वो अक्षरशः 85% हमने पूरे कर दिए हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है। अब रही बात, मैं 3 सीटों की चर्चा कर लूं तो कांकेर से शुरू करते हैं अपन। कंकर में शंकर कांकेर नाम है, उसी के नाम से पड़ा कांकेर। तो आप उनके बारे में बता दूं कि वहां दो ही समस्या रही है, एक तो नक्सल की और दूसरी जो है धर्मांतरण की। नक्सल का अभी आपने देखा, हम मात्र 3 महीनों के अंदर में लगभग 90 नक्सलियों को मार गिराए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत तीव्र गति से चालू है। उसका उदाहरण भी दिखता है, कल घबराकर कुछ नक्सलियों ने भारी संख्या में आत्मसमर्पण भी किया है। यह दिखाता है कि सुशासन कैसे होता है। इसके पहले कैसा कुशासन था, हमने अपने 10 कार्यकर्ताओं को खोया है, टारगेट किलिंग के रूप में नक्सलियों ने मारा था, लेकिन उसका बदला हमने लिया है। और आगे भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कह दिया है कि 2 से 3 साल के अंदर हम नक्सली को समूल नष्ट कर देंगे। तो पहली समस्या वहां बिल्कुल दिख भी रही है, और वोट परसेंट भी इस बार बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर पूरा एक दलम साफ कर दिया गया है। एक बात, दूसरा धर्मांतरण का मुद्दा था। आपने देखा धर्मांतरण हमेशा हावी रहा। अब उसके अलावा अगर आप इधर महासमुंद सीट में जाइए आप, तो महासमुंद सीट में अगर आप देखेंगे, महासमुंद में भी साहूवाल क्षेत्र है, वहां पर अपना गृह क्षेत्र छोड़कर ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री वहां जा रहे हैं, जो एक फेलवर गृह मंत्री रहे। आपने देखा हो कानून व्यवस्था कभी उन्होंने बिल्कुल ताक में रख के रहे। और आपने ये भी देखा होगा कि जब उन्हीं की समाज का एक युवक, साहू समाज के युवक की जब हत्या कर दी जाती है बीरनपुर में, तो कोई कार्रवाई नहीं करते। बाद में 2 मुस्लिम युवकों की भी हत्या कर दी जाती है, तब भी कोई उनका ना मुआवजा दिया जाता है ना कार्रवाई की जाती है। इधर से अगर उसके कारण से वो जो है वहां पर वो समाज भी बहुत नाराज है, और इसके कारण से भी हम वो सीट भी जीतते नजर आ रहे हैं। रही बात, अब बस नांदगांव की मैं चर्चा कर लूं। नांदगांव में पूर्व सीएम जो है भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो संतोष पांडे जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में वहां पर सामने दिख रहा है। और पूर्व सीएम के रूप में सबने जानते हैं कि पूर्व सीएम का जो कार्यकाल एक दागदार रहा है और भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा लिप्त रहे, इसके कारण जनता उनको खाड़ फेंकने को तैयार बैठी। ठीक है तौकीर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाता हूं। कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता है सत्यप्रकाश जी, आप अपने दावे भी जगह बता दीजिएगा, और तौकीर जी के सवालों पे कुछ अगर जवाब देने का मन हो तो जवाब भी दे दीजिएगा। सत्यप्रकाश जी, देखिए अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रदेश चैनल के माध्यम से बोलूंगा, जहां जहां मतदान है मैं आग्रह करूंगा जनता बाहर निकलो, भारी मतों से मत करे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सुनहरे भविष्य के लिए सही को चुने। देखिए, तौकीर रजा जी हो या वरिष्ठ इनके नेता हो या प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो या यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हो, तमाम इन्होंने बातें कर ली इधर उधर की, लेकिन यही मैं हमारी पार्टी बोलती है, यही मैं भी दोहराना चाहूंगा। एक भी बात इन्होंने इतना लंबा चौड़ा ने बोल दिया है, मोदी जैसे ये भी सीख लिया जुमलेबाजी करना, एक भी मुद्दे की बात नहीं की जनता की, सिर्फ इन्होंने इधर उधर की बातें कर ली। इन्होंने ये जवाब दिया कि महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी क्या होगा। जनता जो जवाब मांगती है उसका जवाब नहीं मिलता है इनके पास। देखिए, कांकेर हो, महासमुंद हो, नांदगांव, खासतौर नांदगांव सीट, देखिए नांदगांव सीट पे देखिए संतोष पांडे जी के तो वहां के युवाओं ने निष्क्रिय सांसद के तौर पर रैली भी निकाली थी। नांदगांव सीट ऐसा हो गया कि वहां पे संतोष पांडे जी का तो कोई नाम नहीं ले रहा है, वहां पे सीधा नाम किसका आता है, बीजेपी के लोग भूपेश बघेल मतलब संतोष पांडे भाई आपके प्रत्याशी है, नाम नहीं लेते उनका। तो ये दिखता है ना। और मोदी की गारंटी है, जो गारंटी ऐसी है कि चाइनीज गारंटी जैसा है, जिसकी चाइनीज गारंटी माल की कोई गारंटी है, वैसी मोदी जी गारंटी है कि भाई कोई गारंटी उस गारंटी की। जनता मांगती है जवाब, आपको देना पड़ेगा महंगाई पे। एक चीज बस मैं बोलूंगा, इनका मैं 2014 का थोड़ा पीछे जाता हूं, गारंटी की बात कर रहे थे, 2014 का गारंटी इनको घोषणा पत्र याद है, पेज नंबर 5, STF एक गठित करेंगे काला धन लाने के लिए, क्या हुआ उसका। पेज नंबर 6, रुपए को मजबूत करेंगे, 54 रुपए से 86 रुपए हो जाता है। पेज नंबर 8 पे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करेंगे, मणिपुर से लेकर असम के साथ ऐसा गोलीबारी हुई जैसे 2 देशों की लड़ाई हो। पेज नंबर 15, 100 स्मार्ट सिटी, कितनी स्मार्ट सिटी बनी भाई, 100 गांव को गोद लेने की बात हुई थी, क्या हुआ उसका। पेज नंबर 15 पे गरीबी को दूर करेंगे, 85 करोड़ जनता खुद बताते कि राशन फ्री में दे रहे हैं। तो इनकी गारंटी कोई गारंटी नहीं है, जनता जानती है। ठीक है, अभी वही हाल होगा। सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मुझे एक बार भोपाल स्टूडियो का रुख करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि आपने चाइनीज गारंटी का जिक्र किया सत्यप्रकाश जी, लेकिन देश में यही चाइनीज गारंटी पिछले 10 सालों से शासन कर रही है। मैं एक बार भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेता, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। ईसा, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरह से दोनों ही अतिथियों ने जिक्र करा कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, नक्सलवाद का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा, या फिर कई सारे जो घोटाले हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए, रवि जी पहले आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी, मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो लगातार एक शब्द सुनाई दे रहा है, वो है दल बदल।
इतने कार्यकर्ता तो दूसरे दलों की रैलियों में दिखाई नहीं दिए। जितना ज्यादा दावा भारतीय जनता पार्टी का है कि उसकी सदस्यता ले चुके हैं, यानी कि 17,000 से ज्यादा कार्यकर्ता दूसरे दलों के नेता, दूसरे दलों के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी में अवसर ज्यादा हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से नेताओं की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है? जी देखिए, नाराजगी किसी भी प्रकार की नहीं है ईशा जी। ये विचारधारा की लड़ाई है। जो सबसे कमजोर होगा वो पलायन कर जाएगा, जो मजबूत होगा वो अपने दल में रहता है। कांग्रेस की विचारधारा इस देश की हमेशा से विचारधारा रही है। इस विचारधारा के साथ ही कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने कार्यक्रमों को चलाती आई और चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आने और जाने का सिलसिला है, तो इस प्रदेश की सम्मानित मीडिया ने आपने दिखाया कि आज से 3 माह पूर्व भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, मंत्री किस तरीके से झड़ी हुई थी, लाइन लगी हुई थी कि कांग्रेस में आना चाहते थे। तो ये आने और जाने का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आज जो मतदान का दिन है, तो मैं आज बीएस चैनल्स के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि देश की तकदीर का फैसला करने का ये दिन है। और मैं सभी से सहृदय प्रार्थना करता हूं कि वे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और भारी से भारी संख्या में निकलकर मतदान करें। और आज जिस संबंध में आज चर्चा हम कर रहे हैं स्टूडियो में, तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। वह महत्वपूर्ण दिन है जब इस 10 साल का हिसाब जनता निकलने के लिए निकली है इस सरकार से, उस सरकार से जिसने हमेशा से जो है गारंटी के नाम पे ठगने का काम किया है। जिस तरीके से मोदी की गारंटी आज एक धोखा साबित हुई इस देश के नागरिकों के साथ, क्योंकि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का गाना अभी गाएंगे साथी प्रवक्ता मेरे, तो वो डबल इंजन की सरकार के जो गाने गाते हैं, मध्य प्रदेश का किसान आज बाट जो रहा है, जिसे सपने दिखाए गए थे कि 3100 रुपये की फसल खरीदी जाएगी, वो 3100 छोड़िए, 2700 छोड़िए, 2400 रुपये में खरीदी जा रही है। युवाओं के, मेरे और आपके जो बहन भाई लगातार परीक्षा की तैयारी करते हैं और आप सपना देखते हैं कि उनके हाथों को काम मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थितियां सुधरेगी, लेकिन उन्हें लाठियां और डंडे मिले हैं शिवराज जी के केवल। तो ऐसी तमाम विषय हैं जो आम जनमानस के मन में हैं, और इन सब विषयों को लेकर आज मतदान करने जब जनता निकल रही है, और पहले चरण के मतदान में भी बहुत ही स्पष्ट है, जिसकी बानगी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे बुझे हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, रवि जी जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से योगेश जी, आपने सुना रवि जी की बात को, उन्होंने कहा कि लगातार जनता त्रस्त है, मध्य प्रदेश में युवाओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ये सिर्फ रवि जी का कहना नहीं है बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के यही आरोप हैं। जवाब दीजिए। देखिए ईशा जी, कांग्रेस पार्टी लगभग 2014 से इन्हीं आरोपों को हर चुनाव में दोहरा रही, और अगर अपन 2018 विधानसभा चुनाव, 2023 के विधानसभा चुनाव या 2014 के लोकसभा चुनाव या 2019 के लोकसभा चुनाव पर, उनके आंकड़ों पर अगर अपन दृष्टि डालें और उन सीटों पर नजर डालें, तो निश्चित रूप से जनता का मोह कांग्रेस से भंग हो चुका। उनके आरोप मिथ्या आरोप। अगर 64 करोड़ हमारे गरीब आदिवासी भाई बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर मकान मिलता है, तो ये मोदी जी की गारंटी है। अगर 32.5 करोड़ हितग्राही आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ उठाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का, और उसमें 65 लाख से अधिक मध्य प्रदेश के जो गरीब जनता है जिसको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जा रहा है, तो ये मोदी जी की गारंटी है। 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में अगर 4,778 रुपए पिछले क्वार्टर में डाले गए डायरेक्ट टू डीबीटी के थ्रू, कोई बिचौलिया नहीं, तो ये मोदी जी की गारंटी है। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत अगर 44 लाख से ज्यादा बहनें हमारी मध्य प्रदेश में लाभान्वित हुई, तो वही पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा और 50 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत कनेक्शन दिए गए हैं। तो ये मोदी जी की गारंटी है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नीति को आत्मसात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार चुनावी समर में स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने हर आम सभा में यह अभिकथन किया है कि मैं ये चुनाव तीसरी बार प्रधानमंत्री लड़ने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। ये चुनाव भारत की उस सुदृढ़ अखंडता को बरकरार रखने के लिए 2024 से 29 और 29 से 2047 का जो विकसित भारत का दिवा स्वप्न जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है और देश की जनता को दिखाया है, और विश्व के वैश्विक पटल पर भारत को विश्व गुरु बनाने की जो तैयारी है, उसके तारतम्य में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरे मित्र ने रोजगार की बात करी, तो मैं बताऊं आईटी और आईटी सेक्टर में, मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में, हायर एजुकेशन
सेक्टर में और जो अपने मैनेजमेंट सेक्टर है, इसमें करोड़ों युवाओं को हर वर्ष रोजगार मिल रहा है। आप पढ़ लिख के थोड़ा सा आए रवि जी, आईपीएल और पीपीएफ अकाउंट के थ्रू आपको जानकारी मिलेगी कि हर वर्ष कितने बच्चों को रोजगार मिल रहा है। 50 लाख से ज्यादा स्टार्टअप पिछले 10 सालों में पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चालू हुए, जो लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में चालू हुए, जिनको पुरस्कृत केंद्र सरकार द्वारा किया गया हाल ही में। तो समाचार पत्रों पर थोड़ी सी निगाह डालें, आंकड़े लेके बैठे खाली मुंह जवानी खर्च करने से ना तो आपका मतदाता प्रभावित हो रहा है, ना ही आपका कार्यकर्ता। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने कांग्रेस से पलायन किया है। थोड़ा सा आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये विचारणीय प्रश्न है कि इतने लोग आखिर क्यों जा रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी उसी स्तर की है। और बिल्कुल जिस तरह से न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में एक शब्द लगातार सुनाई दे रहा है, वो है मोदी की गारंटी। यानी कि एक बार फिर मोदी के चेहरे पर ही, मोदी की गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती नजर आ रही है। अवधेश जी, जिस तरह से पूरे देश में लगातार मोदी की गारंटी सुनाई दे रही, तो माना जा सकता है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा मोदी ही है। ओवर टू यू। निश्चित तौर पे बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, इससे पहले लोकसभा के वर्ण से पहले दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा का जिक्र अगर कर लिया जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने मोदी गारंटी मतलब मोदी के नाम पे सत्ता में वापसी में इन्होंने कामयाबी हासिल की, अब तो ये चुनाव ही कहते हैं कि मोदी जी का है। तो निश्चित तौर पे मोदी का जो गारंटी है वो फिलहाल देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में दिखाई पड़ रही है। मैं तौकीफ जी का रुख कर लेता। तौकीफ जी, एक तो आप जवाब दे दीजिएगा। सत्यप्रकाश जी ने कहा था कि आप लोग मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, आप लोग केवल और केवल एक आभा मंडल क्रिएट करते हैं, एक ऐसा बैलून बनाते हैं जिसमें केवल आपको अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके भीतर बैलून में जब हवा निकलेगी तो उसके भीतर बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो चीजें जो वादे किए गए थे वो वादों पे, उन वादों पे आप लोग बात नहीं करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, हमारे भाई सत्यप्रकाश जी जब बोल रहे थे चाइना की गारंटी, चाइना की गारंटी क्या है वो समझ में आता है कि आपके जो है शहजादे और आपकी जो इटालियन मम्मी ने जाके चाइना की गोद में बैठ के चंदा लिया था, वो थी चाइना की गारंटी। मोदी की गारंटी 10 साल में जो विकास हुआ है ये सबसे बड़ी गारंटी है। और विकास की बहुत लंबी फेरिस्त अगर मैं गिनाना चाहूंगा, आपको भी पता है कि मोदी ने क्या, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। आपके पास सिर्फ 2 मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई आज लगाम लगाई, पूरी विश्व की महंगाई देखिए, और भारत में जो महंगाई को लगाम लगा के माननीय मोदी जी ने लगाया है, यह अपने आप में उपलब्धि। और बेरोजगारी की अगर बात करें, रोजगार देने का हमने 2 करोड़ वादा किया था, हमने बता दिया कि हम प्रधानमंत्री आवास जो है 3 करोड़ दिए, और एक मकान में कम से कम, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक मकान में 10 मजदूर होते हैं, 10 मजदूर के हिसाब से 3 करोड़ का आप निकाल लीजिए कितना होता है, तो अंदाज लगाइए। हमने 30 करोड़ दे दिया और एक ही रोजी में, एक ही चीज में रोजगार दिया है। और उसके साथ साथ जो हमारे जो दूसरी फैक्ट्रियां आई हैं विदेश से, जितने हम मेक इन इंडिया के तहत जो रोजगार फैक्ट्रियां आ रही है या कंपनीज आ रही है, उसमें भी हमने रोजगार दिया है। ये अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। जरा बताइए, रोडों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसके पहले कैसा था? आज चमचमाती रोडों में आप अपनी गाड़ी लेकर जो जा रहे हैं, कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। ये माननीय मोदी जी का चमत्कार है। आज जल जीवन मिशन के तहत घर घर अगर जल पहुंच रहा है, ये माननीय मोदी जी का चमत्कार है। ऐसे कई योजनाएं जो अगर बताना चाहूंगा तो लंबी मैंने बताया फेरिस्त है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। वही तो बोलोगे जो आपके डीएनए में है। चाइना की गारंटी की बात करते हैं, आपको चाइना सपोर्ट की बात करते हो, चाइना का ही नाम लेते हैं और उसका उदाहरण दिखता है। वही चाइना सपोर्टेड माओवादी आज जो भागे भागे फिर रहे हैं, उनको आप लोगों ने, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके मुखिया ने उनको शहीद का दर्जा दे दिया। तौकीफ जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मैं जब नर्मदापुरम का रुख कर लेता, हमारे साथी विवेक के साथ एक मेहमान जुड़े हुए। विवेक, आपके साथ कोई मेहमान है, जब बातचीत एक बार कर लीजिए। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि राज्यसभा सांसद माया जो नरोलिया है वो उनके साथ फर्स्ट टाइम वोटर और अपने जो दुल्हे हैं वो पहुंचे हैं। क्योंकि बात की जाए दूसरे चरण के मतदान की, तो लगातार मतदान जो है वो किया जा रहा है। और राज्यसभा सांसद माया नरोलिया पहुंचे, उनसे भी बात करते हैं कि आप मतदान करने पहुंचे हैं। लगातार आपके मतदान केंद्र की यदि बात की जाए तो लंबी लाइनें सुबह से ही लगी हैं।
ये हमारा जो मतदान केंद्र है, इस मतदान केंद्र पर वोटर बहुत जागरूक है और हर वोटर वोट डालेगा, क्योंकि सबको ये मालूम है कि हमारे भारत को राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए हमें वोट डालना बहुत ज़रूरी है। हमें अपना मत का उपयोग करना चाहिए और शासन प्रशासन ने तो वोट डालने के लिए अनूठे प्रयास किए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने भी सब लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया है। मैं स्वयं दूल्हा राजा को लेकर आई हूँ, 9 मतदाता को लेकर आई हूँ, मेरे पूरे परिवार को साथ लेकर आई हूँ मैं वोट डालने। यानी मोदी का जादू चलेगा? बिल्कुल चलेगा, मोदी का जादू चल ही रहा है और चलेगा और आने वाले कई वर्षों तक मोदी का जादू चलेगा। मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देगा नर्मदापुरम में? नर्मदापुरम में मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सुबह से लंबी लाइन ये दिखा रही है कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से माया जी अपने परिवार के साथ पहुंची हैं और नए जो दूल्हे हैं वो भी यहाँ पहुंचे, उनसे बात करते हैं। आज आपकी शादी है, पहले मतदान करने पहुंचे मैं खुद मतदान करने यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर हर मतदाता जागरूक है। क्या संदेश देना चाहते हैं BSTV के माध्यम से? पहले वोट करें, उसके बाद बाकी सारे काम चाहता है और ये लंबी युवा वोटर भी, उनसे भी बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोट करने आए, कैसा लग रहा है? जी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ वोट डालने के लिए और मेरा ये कहना है कि सब लोग को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके वोट डालनी चाहिए। क्या सोच के मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दे सोचे थे? वो आप लोग का एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत कुछ हो रहा है इस कारण। बिल्कुल, आप तस्वीर देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद माया नरूलिया यहाँ पहुंची हैं, उनके साथ उनका परिवार भी पहुंचा है, साथ ही जो नए जोड़े हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। कुछ देर बाद जो दूल्हा राजा है उनकी शादी होने वाली है। मगर बिल्कुल विवेक, आप बातचीत करते रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका। मैं एक बार जरा सत्यप्रकाश जी का रुख कर लेता हूँ। सत्यप्रकाश जी, आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तौकीर जी ने बहुत बखूबी आंकड़ों के साथ बता दिया कि साहब 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने, एक आवास में 10 मजदूर, 30 करोड़ को इन्होंने रोजगार दे दिया। आप लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है देश में, 30 करोड़ को तो एक झटके में रोजगार मिल गया। सत्यप्रकाश जी देखिए, जैसे इनके सर्वोच्च नेता है ना, जैसे जुमलेबाजी वो करके जाते हैं, वैसे ये भी यहाँ बैठे जुमलेबाजी दे दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूँ, जैसे इन्होंने महिला के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है, इसकी मैं घोर निंदा कर दूं। ये दिखता है इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, महिलाओं के साथ इनको क्या समस्या होती है मैं समझ नहीं आता। पूरी बीजेपी पार्टी को क्या समस्या है ये समझ में नहीं आता। और यही महिलाएं इनको जवाब देंगी जो इनके शब्द है, जिनके मोदी जी के शब्द याद कर लीजिए। सोनिया गांधी जी के बारे में क्या बोला था, स्वर्गीय धर्मपत्नी उनकी शशि थरूर जी के बारे में क्या बोला था, वही तौकीर रजा जी वही गलती कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं के लिए इज्जत करनी चाहिए। तौकीर भैया पहले सीख लीजिए। खैर, आपके डीएनए वही है कि मोदी जी करते हैं तो आप लोग कहां से करेंगे। इन्होंने रोजगार की बात की। भाई साहब, अगर इतने रोजगार दे दिया, एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। एक आंकड़े के मुताबिक 85% जनता की आय जो है आधी से भी कम हो गई है। अगर आपने इतने रोजगार दिए तो 85% जनता की आय आधी से कम क्यों हो गई है? अगर आपने इतना ही कंपनियां लिया है, जैसे उन्होंने बोला बहुत सारी कंपनियां, 7 से बड़ी कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनियां, जिसमें रॉयल एनफील्ड और जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो बाहर बोरिया बिस्तर बांध के बाहर क्यों चली गई है? अगर आपने इतना ही रोजगार कर दिए तो ये दिखता है। पर कैपिटा इनकम में बात करता हूं, जीडीपी पर कैपिटा में 8%, 2004 से 14 जो 8% था, वो 2014 से 23 में 4% पे आ गया। अगर आपने इतना ही रोजगार दिया, इतना ही उनका आय बढ़ गया, तो कहां पे है ये? और आपको प्रति व्यक्ति आय में हम कितने नंबर पे खड़े? 146 नंबर पे खड़े हैं हम। भारत देश 146 नंबर पे खड़ा प्रति व्यक्ति आय में। अगर आपने इतना ही रोजगार दिया तो कहां गया वो? तो इसलिए बोल रहा हूं, सबसे पहले इन्होंने आवास की बात की ना भाई। निर्मला सीतारामन जी लोकसभा में कुछ और बयान देती है, बाहर मोदी जी कुछ और बयान देते, तो इनको खुद को नहीं मालूम, इनको मालूम सिर्फ हमको झूठ जुमलेबाजी पे हम चुनाव लेके जा सकते हैं, इसलिए वही इधर उधर की बातें करते हैं। अगर इन्होंने रोजगार दिया होता तो युवा आज क्यों सड़क पे होता? अगर इन्होंने रोजगार दिया तो जंतर मतलब धरना प्रदर्शन क्यों होता? अगर इन्होंने रोजगार दिया तो पेपर लीक नहीं होते, उसके माध्यम से रोजगार मिलता। तो ये दिखता है, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है और कुछ नहीं। लौटूंगा आपके सत्यप्रकाश जी, मैं एक बजे भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ ईशा भी बने हुए। ईशा जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में बैठे मेहमानों ने एक बार फिर बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बेरोजगारी का मुद्दा न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शनरत रही। तो जिस तरह से रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए, रवि जी आपका रुख करना चाहूंगा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि इससे पहले चुनाव में भी लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार मोटे मोटे आंकड़े पेश किए जाते हैं कि इतना रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिया गया। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी जो बड़े बड़े कदम है सरकार द्वारा वो उठाए गए। इसके साथ ही सस्ती दरों पर लोन मुहैया करवाया गया, स्व सहायता समूहों की मदद की गई। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के आरोप वहीं के वहीं क्यों?
ये निश्चित तौर पर आरोप इसलिए हैं क्योंकि अभी पैनल में मेरे साथी प्रवक्ता जिस तरह की मनगढ़ंत बातें या मिथ्या आरोप, झूठे आरोपों के बल पे जो चर्चा को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना और फलानी और स्किल अप और कौन कौन सी योजनाओं का जो बखान कर गए थे, तो अरे भैया जब ये सब योजनाएं इतनी सफल हैं तो प्रदेश के युवा आज लाठी डंडे क्यों खा रहे हैं, क्यों अपनी मांगों को लेकर रोड पर खड़े रहते हैं? क्या उन्हें किसी प्रकार का कोई भय है इस सरकार से या कोई प्रलोभ है? वो अपनी जायज मांगों को लेकर क्यों प्रदर्शन करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास का किस तरीके का भ्रष्टाचार आपके लोग, आपके नेता कर रहे हैं कि उन्हें अवैध बता के तोड़ दिया जाता है, उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो अवैध निर्माण और प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जनता को कौन ठग रहा है, ये सब प्रदेश की जनता देख रही है। इस तरह की बातें करके, केवल एक झूठे जुमले पेश करके प्रवक्ता जो हैं हमारे भाजपा के नए नवेले, जो अभी उन्हें एक तमगा हासिल करना है, जिस तमगे के लिए भारतीय जनता पार्टी जाती है कि एक षड्यंत्रकारी पार्टी है, वो झूठे आरोप लगाकर किस तरह की मोनोपोली करती है और लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है। तो इस तरह की बातों से आज प्रदेश छुटकारा बिल्कुल पाने के लिए निकल चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से योगेश जी आपने रवि जी की बात को सुना होगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं और आपको उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नए नवेले जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो आंकड़े कहे वो झूठ हैं। इतनी मजबूत अगर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो युवा सड़कों पर क्यों लगा रहे हैं गुहार? जवाब दीजिए। देखिए, युवा सड़कों पर गुहार नहीं लगा रहे, बेरोजगार दरअसल कांग्रेस हो गई है, बेरोजगार दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए। अगर हमारे प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलता है तो वो कमल के फूल का बटन दबाते हैं। अगर हमारी लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मियों को अगर उनके खातों में सीधा बेनिफिशियरी पैसा मिलता है तो वो कमल के फूल का बटन दबाते हैं। गरीब कल्याण की योजनाओं के अंतर्गत जिस योजना की हवा खसक चुकी है, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, आज लाडली बहना पूछ रही है जी, जवाब सुन लीजिए रवि जी। कहाँ उस रवि जी लौटूंगा मैं आपके पास, जवाब सुन लीजिए। अच्छे चैनल पर बैठे हैं, एक अच्छे चैनल पर बैठे हैं, जरा डिबेट की मर्यादा बनाए रखें। ये जो चुरकटाई या गली मोहल्ले की भाषा बोलते हैं चैनल पर बोल के, ये शोभा नहीं जी। योगेश जी बात जब आप बात पूरी कीजिए योगेश जी। चल रहा है जब मैं आपको ध्यानपूर्वक सुन रहा था तो आप भी धैर्य धारण करें, जब आपका समय आया आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा बखूब। लेकिन आप लोगों के पास जवाब कुछ है नहीं। देखिए ईशा जी, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, प्रवक्ता 2-3 शब्द लेकर चैनलों पर आता है कि झूठ, जुमला, फरेब। झूठ, जुमला, फरेब के आधार पर मध्य प्रदेश की या देश की जनता एक बार जनादेश नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जनादेश नहीं देगी। यथार्थ अगर वो देख रही है, अगर हमारा भारत आज आगे बढ़ रहा है, वैश्विक पटल पर आज भारत इतना सुदृढ़ हो चुका है कि बिना भारत के हस्तक्षेप के कोई निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। G20 के माध्यम से मोदी जी ने भारत को जो गौरवान्वित किया है, उसके आधार पर आज विश्व में मोदी, देश में मोदी, प्रदेश में मोदी और मस्जिदों में भी मोदी। तो ये जो काम पिछले 10 वर्ष में किए, अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछूं तो क्या ये सारे काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी पिछले 5-6 दशकों में, जो माननीय मोदी जी ने पिछले 8-9 वर्षों में किए? क्या इतने मुश्किल काम थे? मगर आप काम करने नहीं चाहते। कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा जी कहती थी कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के आधार पर पूरे देश को बांटने पे तुले हुए हैं, वर्ग संघर्ष कराने पे तुले हुए हैं। जो विरासत कानून इन्हीं के पिताजी, स्वर्गीय पिताजी राजीव जी खत्म कर गए थे, उस विरासत कानून को ये वापस लाने की मंशा रखते हैं। तो ये सब क्या देश की जनता, प्रदेश की जनता देख नहीं रही? आज 60-65% से ज्यादा मतदाता हमारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, वो भली भांति इस बात को समझता है, देख रहा है और जान रहा है कि कौन सी मजबूत सरकार हमारे देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ रख सकती है, हमारे भारत को वैश्विक पटल पर कौन आगे ले जा रहा है, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे है। जी बिल्कुल योगेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सबको जानती है, सब कुछ जानती है, और जिस तरह से आपने बोला कि हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है, इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती नजर आ रही है। एक बार फिर रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का।
अवधेश जी, लगातार चर्चाएं अनेक विषयों को लेकर होती रही, अनेक मुद्दे थे जिन पर वाद विवाद का सिलसिला जारी रहा, लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव में एक नया मुद्दा सामने आ गया है, वो है सैम पित्रोदा का बयान, जिसके बाद से अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए या अन्य प्रदेशों की बात की जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी सैम पित्रोदा के बयान को अब भुनाती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ईसा जी, आपने सही कहा कि जिस तरह से केवल सैम पित्रोदा नहीं, आप बीते 5-6 चुनावों का इतिहास अगर देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी कांग्रेस की ओर से कर ही दी जाती है जिसको लेके राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा बनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी करती है। चुनावी हार में, चुनावी जीत हार में क्या उसका असर पड़ता है ये तय हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के बयानबाजी और छत्तीसगढ़ के लिए तो केवल सैम पित्रोदा का बयान नहीं, आज जिस सीट पे, जिस राजनांदगांव सीट पे चुनाव लगातार जारी है, वहां पे कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जो बयान दिया था उस पे एफआईआर तक चुनाव आयोग के द्वारा दर्ज कराई गई। मतलब सोच लीजिए कि जुबानी जंग में किस तरह से जुबानी बातों को जो मुद्दा बनाने का जो काम है वो भी छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। मैं एक बार तौकीर जी का रुख करूंगा। तौकीर जी, एक तो आप जवाब भी दे दीजिएगा, सत्या जी ने आपको कुछ आंकड़े बता दिए, कुछ उन्होंने इंडेक्स की उन्होंने चर्चा कर दी कि किस तरह से हम पर कैपिटा इनकम में 146 नंबर पे है, किस तरह से हम हंडर इंडेक्स में हमारा नाम है, किस तरह से हम हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है इंडेक्स में है, जो हम नीचे से हम 4-5वें क्रम पे हैं। उसके बाद आप लोग दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आप इसलिए जीतेंगे क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। देखिए, आपने देखा होगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब तक भारत देश को गरीबी रेखा में गिना जाता था, गरीब देशों के रूप में गिना जाता था और वहां पर यही पेश किया जाता था। लेकिन आज विश्व की 5वीं आर्थिक अगर शक्ति बनाया है तो ये माननीय मोदी जी की नेतृत्व बनाया है। आपने क्या किया था? देश को बेच खाया था। आपकी इंदिरा गांधी ने जब बेचा था, ये भी आज दिग्गज आरटीआई के तहत निकल के आ गया है। और आपके शहजादे, और हाँ, अभी मैं आपको एक जवाब दे दूं, सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि सम्मान महिलाओं का नहीं करते, इनके डीएनए में है। अच्छा भैया, हम तो इटालियन मम्मी बोले तो बड़ा आपको एक इटालियन व्यक्ति के लिए बुरा लगता है जब महिलाओं का सम्मान किया जा रहा था, जब कश्मीरी पंडितों की महिलाओं को बोला जा रहा था कि अपनी महिलाओं को छोड़ दो, तब आपका खून नहीं खोला। तब आपकी सरकार क्या करते रही, आपके लोग क्या करते रहे इतने सब वर्षों तक। ये दिखता है महिलाओं के सम्मान कैसा करते हैं आप लोग। और सम्मान की अगर बात करें, माननीय मोदी जी को डंडे मारने की बात किसने किया था जरा बता दीजिए। ये सम्मान है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द बोलते हैं? एक व्यक्ति जो बोलता है, जो संदिग्ध रहा नक्सल के घटना में, नक्सली घटना में, झीरम कांड घटना में गाड़ी लेके भाग गया, उसको आप मंत्री बना दिए और वो बोलता है कि मैं जीतूंगा, मोदी मरेगा। ये कैसा सम्मान है जरा ये बता दीजिए। आप तो विरासत कानून के तहत महिलाओं का कैसा सम्मान कर रहे हैं। आज उनके मंगलसूत्र बिकने की तैयार हो जाएगी, उनकी संपत्तियां जो है जब्त हो जाएंगी। ये स्थिति बना के रखे, कैसा सम्मान करें जरा ये आंकड़े बता दीजिए। 5वीं आर्थिक शक्ति बनी है और तीसरी अर्थ शक्ति बनने जा रहा है विश्व की, और सबसे शक्तिशाली देश बनेगा विश्व का, नंबर 1 बन के रहेगा, विश्व गुरु बन के रहेगा। यह हमारा स्वप्न है। यही 2047 तक हम विकसित भारत का स्वप्न बना के रखें। आपके जैसे लोग वो टाइप का नहीं करेंगे कि हम हर चीज में भ्रष्टाचार करें। असल में आपकी भ्रष्टाचार की जेबों को गाड़ दिया है मोदी जी ने, आपके भ्रष्टाचार के लोगों को जेल में ठूस दिया है। इसी कारण से ईडी और आईडी को आप शब्दों को आपके बघेल जी ऐसे प्रयोग करते ही अंदाज लगा लीजिए। मैं लौटूंगा, मैं एक बार सत्यप्रकाश जी का रुख कर। सत्यप्रकाश जी, दरअसल देश के विकास की बातें जब आती है तो क्यों कांग्रेस बीजेपी का चश्मा अलग अलग हो जाता है? तौकीर जी इतना बढ़िया तथ्य रख रहे हैं कि किस तरह से तीसरी आर्थिक अर्थव्यवस्था, 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत देश हो गई, तीसरे और नंबर 1 होने के कगार पे है। भारत देश विकसित भारत होने के राह पे है। अब आप लोग भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। क्यों आप लोग रोड़ा बन जाते हैं इस तरह की बातों पे? अवधेश जी, एक चीज मैं बोलूंगा, तौकीर रजा जी, मैं बहुत दूसरे चैनल के डिबेट बैठा हूँ, प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता से मैं हर बार एक सवाल करता हूँ। तौकीर जी से पूछ लेता हूँ, जीडीपी का फॉर्मूला 2014 के बाद से क्या बदला है ये बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा। वो अगर जीडीपी फॉर्मूला ऐसे बदलने रहेंगे ना तो ये 2 साल बाद नंबर 1 पे बैठा देंगे। जो इन्होंने 2014 के बाद से जो जीडीपी का फॉर्मूला बदला, पहले प्रोडक्ट के ऊपर रेट ले लिया जाता था, अब एमएसपी पे लिया जाता है। मैं बता देता हूँ इनको, इसीलिए जीडीपी के हिसाब से अगर ट्रिलियन की जोड़े ना तो ये चले जाएंगे, भले इनको भी वो वाला ट्रिलियन कितने जीरो मालूम नहीं होगा। देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा, इन्होंने बात की कश्मीर की, कश्मीर पंडितों की। भाई साहब, मनमोहन सिंह सरकार में ही वहां पे घर बसाए गए थे 100 से ज्यादा, उसके बाद आज तक नहीं घर बसा है। आपको कश्मीर पंडित याद है? अरे लद्दाख में अरे जरा ये बताइए,
बात कर रहा था मैं। तौकीर जी, महिलाओं के साथ ये बोला तौकीर जाएगा जी, खुलेआम बैठे हुए कि हैं। आप यहाँ पर आपको महिलाओं याद को छोड़ है, दो, तौकीर तो जी, आप याद ये क्यों नहीं बोल क्या बोल रहे हैं? आपकी सरकार में रही, चूड़ी पहन के बैठे रहे आपके लोग, ये स्थिति रही और आप बात करते हो महिला सम्मान की। अरे आतंकवादी घटनाएं होती थी, तिरंगा नहीं फहराया जाता लाल चौक में, तब क्या स्थिति थी, तब क्यों नहीं ललकारे? देश का झंडा अपने देश में नहीं फहरा सकते थे लाल चौक में, ये स्थिति बना के रखे थे। जगह जगह बम निकलता था, जगह जगह बम होते थे, ये बोला जाता था, लिखा जाता था आपकी सरकारों में, भैया लावारिस वस्तु बम हो सकती है। क्या स्थिति बना दिया था आपने देश ने? आज आतंकवाद मुक्त हमने बनाया, नक्सलवाद मुक्त भी हम बनाने जा रहे हैं, आर्थिक शक्ति हम नंबर 1 पर लाने जा रहे हैं। हो गया ये है हमारा। तौकीर जी, आपने कह लिया ना, आपकी बातों को अगर कांग्रेस के प्रवक्ता गंभीरता से सुनते हैं तो आप भी सुनिए ना एक बार इनकी बातों को। आप एक 10 सेकंड नहीं बोलते, आप हाथ उठाते कि मैं बोलूंगा, जरा उनको भी बोलने का मौका दीजिए, वो भी अपने तथ्यों के साथ पहुंचे हुए हैं। आपने कहा उन पूरी आपकी बातों को गलत चीज बोले, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। आप गलत बात करेंगे तो मैं विरोध करूंगा सर। आप बिल्कुल नोट कीजिए। तौकीर जी, आप नोट कर लीजिए, मैं ठीक आपके पास आऊंगा जवाब देने के लिए, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा, आपको पूरा टाइम में दूंगा, लेकिन एक बार सत्यप्रकाश जी कंप्लीट कर दीजिए। सत्या जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। अब जी वही मैं बोल रहा, जैसे मैं सच्चाई बयां करती उनको दिक्कत इसलिए हो जाती है। आप अभी लद्दाख की मैं बात कर रहा था, सोनम वांगचुक कितने दिनों से वहां आंदोलन कर रहे हैं, वो तो खुद बोल रहे हैं कि चाइना अंदर तक है, उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? कश्मीर पंडित की बात करें, थोड़ा लद्दाख में चले जाइए, सोनम वांगचुक की भी बात सुन लीजिए। और ये गरीबी बात, भाई मनमोहन सिंह सरकार में 23 करोड़ से ज्यादा की जनता गरीबी रेखा से ऊपर आई थी, हमने ही दिया था राइट टू ईट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब की चीजें किसने, राइट टू एजुकेशन, ये सब चीजें दी किसी, मनरेगा जिसका आपने मजाक उड़ाया था, वो सब चीजें तो हमने ही दी थी। आप कहां हैं? अरे सच्चाई पे आइए। तो कह दीजिए सिर्फ मोदी जी के भाषणों पे या उनके ही जुमले को आप वापस कॉपी पेस्ट मत कीजिए। दरअसल देखिए, अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव है बीजेपी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, गरीब को उसका हक देने के लिए, आदिवासी को उसका हक देने के लिए, महिलाओं को उसका हक देने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसी सरकार बनाना जो गरीबों की सरकार हो, जो युवाओं की सुनती हो, जो महिलाओं की सुनती हो, जो आदिवासी की सुनती हो। वो सरकार नहीं बनाना चाहते कि हम आंख कान बंद कर लेंगे और सोचे कि जनता सब कुछ अच्छा अच्छा देख रही है, अच्छा बोल रही है। तो इसी में फर्क है। ये एक व्यक्ति के महिमा मंडन में लगे हुए, मगर हम एक व्यक्ति के पीछे नहीं है, हम जनता के पीछे, जनता के हक की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं भोपाल स्टूडियो का रुख करूंगा, लेकिन एक बार तौकीर जी आप 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मुझे भोपाल का रुख करना होगा, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। देखिए, ये इन्होंने 65 साल सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे, कभी गरीबी नहीं हटाई। और 23 करोड़ कब अलग हो गए भाई, गरीबी से कब हट गए? झूठ बोलना तो आपके डीएनए में भाई साहब। आदिवासी की बात करें तो आदिवासी मुख्यमंत्री ओरिजिनल आदिवासी मुख्यमंत्री हमने बनाया विष्णुदेव साई जी को, और आदिवासी राष्ट्रपति भी हमने बनाया। किस प्रकार से बात करते हैं? गरीबी हटाने का नारा हमने दिया था, और प्रधानमंत्री आवास भी हम उनको गरीबों को दे रहे हैं और अनाज भी दे रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, एक बार भोपाल स्टूडियो का रुख कर लेता हूं। ईशा जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरह से आपके साथ बैठे साथियों ने बेहद जोरदार चर्चा की, ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर, इतिहास में जो कुछ गलत हुआ उसको लेकर लगातार चर्चाएं हुई, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर प्रधानमंत्री के भाषण में भी लगातार ऐतिहासिक तथ्यों की चर्चा हो रही है। फिलहाल यहां पर चर्चा को रोकते हुए रुख करेंगे मध्य प्रदेश से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान को लेकर बीएसटीवी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। पहले चरण के बाद अब लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की बारी आ गई है, जब जनता अपने मताधिकार का उपयोग करेगा। 26 अप्रैल को ये दूसरे चरण का मतदान प्रदेश की 6 सीटों पर होगा। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, सेकंड फेज के लिए क्या तैयारियां हैं, खास तौर पर सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट को लेकर क्या तैयारी है? सुरक्षा बल निर्धारित अनुपात में मतदान केंद्रों पर लगाए जा रहे हैं। जो हमारे सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स होते हैं उस पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। सेंट्रल फोर्सेस भी उपलब्धता अनुसार हम लोग लगाते हैं, अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उन पे। इसके अलावा जो सेक्टर ऑफिसर्स की मोबाइल टीमें हैं वो भ्रमण करती हैं। पुलिस के भी जो सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं उनकी मोबाइल टीमें भ्रमण करती हैं। सर, वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था काफ़ी निष्पक्ष चुनाव के लिए एक अच्छा कदम होता है। इस बार कितने बूथ्स पर, कितने केंद्रों पर ये व्यवस्था की गई है? और ख़ास तौर पर जो पिछले फर्स्ट फेज में भी एक तरीके से देखा गया था कि पोलिंग बूथ के बाहर जहां लाइनें होती है वहां पर भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग हुई थी, इस बार किस तरीके से वो तमाम प्रक्रियाएं हो रही हैं? देखिए, सेकेंड फेज में लगभग हमारे 13,000 मतदान केंद्र हैं, 12,828। इसमें से 8,000 लगभग 8,000 या 8,200 कुछ मतदान केंद्रों पे हम लोग वेब कैमरे का उपयोग कर रहे हैं।
इसमें अधिकांश कैमरे अंदर हैं, कुछ कैमरे बाहर भी होंगे जहां मतदाता की संख्या ज़्यादा है या जहां एक लोकेशन पे 2, 3 या 3 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं। प्रथम चरण में भी ऐसा किया था। इससे एक तो अंदर की गतिविधि हमें पता चलती है और बाहर कैमरा लगाने से हमको क्यू मैनेजमेंट में मदद मिलती है। जो लाइन लगी होती है उसको हम देख पाते हैं। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन, साफ तौर पर जिनका कहना है कि सेकंड फेज के लिए पूरी तरीके से आयोग ने तैयारी की है। तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के निगरानी में पूरा वोटर्स के लिए पूरा सिक्योरिटी का माहौल रहेगा। साथ में वोटर टर्नआउट आगे गिरेना, अच्छा वोटर टर्नआउट हो, उसके लिए भी आने वाले दिनों में कई सारी गतिविधियां प्रदेश में होने वाली है। कैमरा पर्सन ओवैस के साथ प्रखर जनवीस, टीवी भोपाल। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन को आपने सुना। एक बार फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजधानी भोपाल से सहयोगी रवि वर्मा और योगेश गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। और जिस तरह से योगेश जी ने भी चर्चा की, उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में बैठे मेहमानों ने भी ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर चर्चा की, कश्मीर को लेकर बात की, इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार में लिए गए फैसलों पर भी बात की गई। क्या जरूरी है एक मजबूत सरकार के लिए ऐतिहासिक मुद्दों को बार बार दोहराना, उन्हें याद करना, और आखिर मुद्दों को याद करके एक मजबूत सरकार को क्या हासिल होगा? देखिए, बहकी हुई पार्टी के नेता और बहके हुए जो उनके पैनल में साथी हैं वो किस तरह की बहकी हुई बातें कर रहे हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। आज वो इस तरह के मुद्दे उछाल कर केवल अपनी 10 वर्ष की नाकामी को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि जनता आज हिसाब के लिए खड़ी है। जब हिसाब का समय आया है तो वो इधर उधर की बातें करके वो बताना ही नहीं चाहते हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या उपलब्धि है, क्यों लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, जो महंगाई आज सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी, उस महंगाई का क्या है। वो तमाम तरह की जुमलेबाजी करके अभी जुमला शब्द वो कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग, जबकि जुमला तो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री देते हैं। वो खुद कहते भी कि वो तो एक जुमला था। तो जुमला कौन देता है और कौन नहीं देता है, ये तो अब प्रदेश की जनता, देश के लोग भी जान रहे हैं कि किस तरह से जुमलेबाजी करके कुछ माह पूर्व थोपे गए थे कि 450 का सिलेंडर दिया जाएगा। आज वो 450 का सिलेंडर ढूंढने से भी दूर दूर तक प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। तो इस पर जो है नहीं जवाब देंगे। इस तरह की बातें सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं के मुंह में दही जम जाता है। असल मुद्दों पर वो चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं दरअसल। जी बिल्कुल योगेश जी, सुना आपने रवि जी की बात को। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो असल मुद्दों से कहीं ना कहीं भ्रमित करना चाहते हैं, उन पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को लेकर लगातार मैदान में टिकी हुई है और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। जी योगेश जी, जवाब दीजिए। देखिए ईशा जी, मैंने थोड़ी देर पहले आपका हवाला भी दिया था। 46 लाख बहनों के खातों में 450 रुपए प्रति माह के हिसाब से 118 करोड़ रुपए का भुगतान ये उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत दिया गया है। ये 450 में सिलेंडर दे रहे हैं। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और हम 24/7 जनता के बीच में रहते हैं। 24/7 झूठ बोलते हैं आप। आपका मूल चरित्र ही झूठ बोलना हो चुका है। बताइए किस महिला को 450 का सिलेंडर। मैं आऊंगा रवि जी आपके पास, किस तरह की मैं आऊंगा रवि जी आपके पास। रवि जी, पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा। आप भी सुन लीजिए रवि जी, सुन लीजिए। जी योगेश जी, इसी प्रकार बौखलाकर कांग्रेस के तथाकथित जो पैनलिस्ट बैठते हैं और डिबेट खराब करते हैं, समय जाया करते हैं। इनके पास आंकड़े कुछ होते नहीं है, मुंह चलाने के लिए आ जाते हैं। भाई आंकड़े लेके बैठो, तथ्यात्मक बात करो। अगर आपको मध्य प्रदेश या देश की जनता वोट क्यों दे, मैं कुछ प्रश्न उठाता हूं आपके माध्यम से। देखिए, प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकराती है कांग्रेस, उनके अस्तित्व को नकारती है। वो देश की जनता से अपेक्षा रखती है कि लोग कांग्रेस को वोट दें। विभिन्न वर्गों और समाज को जातिगत जनगणना के आधार पर बांटने की मंशा रखने वाली कांग्रेस ये अपेक्षा करती है कि हमको मतदाता वोट दे। देश की गरिमा को आप विदेशों में तार-तार करते हो और उसके बाद अपेक्षा रखते हो कि हमको देश और प्रदेश की जनता वोट दे। आखिर क्यों? संवैधानिक संस्थाओं पर आप हमेशा आक्षेप लगाते हो। आपके हक में कोई फैसला आ जाता है तो वो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। जैसे चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, और जहां फैसले आपके खिलाफ आए वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो ये सब देश और देश की जनता देख रही है। आपको एक्चुअली कांग्रेस के नेता जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार के लिए सत्ता चाहिए, गांधी परिवार के पोषण के लिए आपको सत्ता चाहिए। वही हम जनहित कल्याण से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में हम बूथ पर 4 बार जा चुके हैं।
पहली बार रामलला प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, दूसरी बार नहीं, पहली बार अक्षत वितरण कार्यक्रम के माध्यम से, दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से, तीसरी बार गांव चलो भू प्रवास अभियान के माध्यम से, चौथी बार होली पर मोदी जी की राम राम के माध्यम से, पांचवा अभी हितग्राही लाभार्थी अभियान के माध्यम से। तो हम 24/7 जो मैंने बोला 365 दिन हम जनता के बीच में रहते हैं, अपनी योजनाओं का फीडबैक भी लेते हैं और जहां कोई कमी बेशी रहती है उसको सुधारने की यथासंभव कोशिश करते हैं। तो जनता से अगर हम जुड़ेंगे और बूथ पर मौजूद रहेंगे तो निश्चित रूप से हम मतदाता का जो मन है उसको अपनी पार्टी की ओर आकर्षित कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ ऐसा है नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर झूठी बयानबाजी, झूठे मिथ्या आरोप। जी योगेश जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन आरोपों को लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पलटवार करती नजर आ रही है। एक बार फिर रुख करूंगा योगेश जी, लौटूंगा मैं आपके पास, एक बार फिर रुख करेंगे राजधानी रायपुर से अवधेश जी का। अवधेश जी, जिस तरह से राजधानी भोपाल में बैठे सहयोगियों ने, यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ सैम पित्रोदा के बयान को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई, बल्कि उससे पहले एक और बड़ा मुद्दा जो लगातार ज्वलंत रहा, लगातार उस पर वार पलटवार का सिलसिला रहा कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी तटस्थ है कि उसका निर्णय जो था वो था, हालांकि उसके बाद से जो दल बदल का सिलसिला था वो तेज हो गया। जी अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र ना हो तो समझिए कि इस देश में शायद चुनाव संपन्न नहीं हो पाएगा। आज से नहीं, बीते कई सालों से इस बात पे, इस मुद्दे पे लगातार छत्तीसगढ़ में, प्रदेश की राजनीति में, सियासत में इस बात का जिक्र होता है। मैं एक बार तौकीर जी का रुख कर लेता हूं। तौकीर जी, एक तो आप सीधे जवाब दे दीजिएगा, लेकिन इस बात का भी जवाब जरूर दीजिएगा अपने वक्तव्य में कि अगर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सब कुछ सही लेके चल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, तो क्यों राजनांदगांव की जनता के लिए आपके गृह मंत्री को अपील करना पड़ा कि भूपेश, मैं कोट करके कह रहा हूं कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब ढेबर अकबर को वोट देना है? जवाब दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले रवि जी की बात का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं कि जुमलेबाज की जरा बता दीजिए, ये कौन सा जुमला था दिग्विजय सिंह का, टंच माल कहने का अपनी कार्यकर्ताओं को? ये जरा ये भी जब बता दीजिए। नहीं, पहले जवाब दे दूं। राजीव गांधी ने ये कौन सा जुमला कहा था सिखों की हत्या पर? पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ये बयानबाजी करते हैं और बात करते हैं। अरे पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, डीएनए जाके देखो क्या स्थिति है। रही बात, देखिए रही बात छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में भी आ रहा हूं मैं। देखिए छत्तीसगढ़ में आज ये बताना पड़ रहा है महिलाओं का अपमान करते हैं, बलात्कार जैसी घटनाओं में उनके ऊपर चार्जशीट है और यहाँ पर हम पर तहमत लगा रहे हैं। गिरेबा में झांकने की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। ये इस तरह का पाठ पढ़ाने की कोशिश न करें। यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं हो रही है तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हो रही है। अगर कैपिटल राज्य बना है के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बना है। इस पर जवाब देकर जाएंगे। मैं समझता हूँ आज डिबेट में चर्चा होने से पहले कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मेरी आदिवासी महिलाओं को जो है अपमानित किया जाता है। जो जवान मरे थे उन पर शक की सुई डाल देते हो। अभी नक्सली मरे थे उनकी जांच की बात कर लेते हो। ये स्थिति आपकी है। इतना घटिया डीएनए आपके संस्कार है, बताइए आप। ठीक है। तो हमने जो विकास किया है वो बता घड़ी की सुई बता रही है कि मुझे इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। मैं भोपाल स्टूडियो का रुख करता हूं। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ईशा जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अवधेश जी, जिस तरह से कई सारे राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की, न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि मौजूदा दौर में भी जितने ज़्यादा सियासी मुद्दे लगातार गरमाए हुए हैं सभी पर हमने बातचीत की। और बिल्कुल अब देखना होगा कि किसके दावा कितने ज़्यादा सच्चे और सटीक साबित होते हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल से जुड़ने के लिए सहयोगी बीजेपी प्रवक्ता योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े रवि वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों ही साथियों के धन्यवाद के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। और प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र नरसिंहपुर में मतदान किया। इसके साथ ही शंकराचार्य वार्ड के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल मतदान केंद्र पर आधा घंटे पहले पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। इसके साथ ही नरसिंहपुर के सभी मतदाताओं से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। तो महासमुंद में युवा वोटर्स में दिखा मतदान को लेकर खास उत्साह। आपको बता दें फर्स्ट टाइम वोटर्स ने किया मताधिकार का प्रयोग। इसके साथ ही बेहतर लीडर चुनने के लिए सभी ने
मतदान किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोकतंत्र का महापर्व उत्सव के साथ मनाया जा रहा है, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और हर जगह युवा वोटर्स में उत्साह देखा जा रहा है। उसी क्रम में महासमुंद में बड़ी संख्या में युवा वोटर्स पहुंचे और सही व्यक्ति को चुनने का सभी ने संकल्प लिया। तो लोकतंत्र की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महासमुंद लोकसभा में दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। सुबह से ही जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और सुबह से ही रुझान जो है वो वोटिंग को लेकर बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ पहले वोटर हैं जो पहली बार वोटिंग करने के लिए आए हैं। पहले तो स्वागत है आप लोग का BHTV। जी थैंक यू सो मच। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? पहली बार वोटिंग करने के लिए आए हैं और कितना एक्साइटमेंट था आपको? मेरा नाम प्राची मिश्रा है और ये मेरा फर्स्ट वोटिंग है और मैं अभी B.Ed की पढ़ाई कर रही हूँ यहीं महासमुंद से और मैं अपनी वोटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। प्राची जी, क्या चल रहा था दिमाग में जब वोटिंग करने के लिए, क्योंकि लोकसभा का निर्वाचन है, हम एक जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि हमारे देश का लीडर चुनते हैं। जी ये वोटिंग हमारे देश के अगले 5 साल का भविष्य तय करती है। एक्साइटमेंट तो बहुत थी और जैसा कि मैंने कहा मेरी पहली वोटिंग थी तो एक्साइटमेंट तो डबल थी और ये जो हमारा एक वोट है ये हमारे अगले 5 साल के लीडर को चुनता है, जिससे हम उम्मीदें रखते हैं। जैसे कि हमारे देश में निरक्षरता है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है और कुछ मुख्य मुद्दे हैं जैसे कि नारी सशक्तिकरण। तो इन सारी चीज़ों पे कार्य हो, देश उन्नति करे, आगे बढ़े। आप क्या सोचते हैं? आपने पहली बार मतदान किया, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल रहा था किसी ऐसे लीडर को चुनना जो हमारे देश को दूसरे कंट्रीज़ के बराबर लाके खड़ा कर सके। हमारी भी इज्जत फॉरेन कंट्रीज़ में उतनी हो जितनी बड़े देशों की होती है। तो अपने मताधिकार का प्रयोग आपने किया, कैसे लीडर को चुनने का प्रयास किया आपने? हमने ऐसे लीडर को चुनने का प्रयास किया जो हमारी कंट्री को आगे बढ़ाए, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, हमारे आने वाले समय के बारे में सोचकर अपने प्लान्स बनाए और हमारे देश को आगे बढ़ाए। तो ये हमारे देश के भविष्य है, युवा पीढ़ी हैं जो पहली बार मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है इनके जहन में जो बातें चल रही हैं कि लोक लुभावने वादे नहीं, नेताएं जैसे आते हैं कहते हैं चले जाते हैं, उन लोक लुभावने वादों से हटकर इन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और जाहिर सी बात है एक अच्छे लीडर को चुनने का प्रयास किया गया है। BHTV भी आप लोगों से अपील करती है कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप अपने घरों से निकलिए, पोलिंग बूथ तक पहुँचिए और एक अच्छे लीडर को चुनने के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। मनोहर सिंह राजपूत, BHTV, महासमुंद, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाई प्रोफाइल सीटों में से एक राजनांदगांव लोकसभा सीट में आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग उत्साहपूर्वक वोट करने पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता सूर्यकांत यादव ने मतदान केंद्र का जायजा लिया। लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है जहां 26 अप्रैल को लोकसभा के दूसरे चरण में आज मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। राजनांदगांव सीट हाई प्रोफाइल सीट है। मैं अभी मौजूद हूं राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज स्थित मतदान केंद्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मतदाताओं का जो है पहुंचना शुरू हो गया है। सुबह से ही मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुँच रहे हैं। राजनांदगांव लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 7 जो विधानसभा सीट है उसमें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हो रहे हैं। वहीं मोहला मानपुर विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित होने के कारण सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वहां मतदान होगा। जो है राजनांदगांव में 2330 मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं, जहां लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। सूर्यकांत यादव, BHTV, राजनांदगांव।